स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। आज हम शुरू करेंगे इकाई 1 इतिहास, जिसमें पाठ 1 है वैदिक युग, द वैदिक एज। भूमिका: पहला वैदिक युग, वैदिक साहित्य। दूसरा पूर्व वैदिक युग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्यों का गृह स्थान, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। तीसरा उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। जनपद और महाजनपद, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्य संस्कृत के प्रभाव। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। ये लोग भारत में उत्तर पूर्वी ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से आए थे तथा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आकर बस गए। आर्यों ने वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना की। इनको सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अध्याय में वैदिक युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो चलिए आते हैं प्रथम वैदिक युग में। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व से लेकर 600 वर्ष पूर्व की अवधि को वैदिक युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में वैदिक युग का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस युग में आर्यों के घुमक्कड़ पशुपालक के जीवन में महान परिवर्तन हुआ तथा वे कृषक बन गए। यही नहीं, इस युग में राजनीतिक व्यवस्था तथा धर्म एवं समाज में भी विकास हुआ। इसे वैदिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग के विषय में हमारा अधिकांश ज्ञान वेदों पर आधारित है, जिसकी रचना इस काल में हुई थी। आर्यों ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं किया, अपितु यह प्रक्रिया अनेक शताब्दियों तक जारी रही। प्रारंभ में ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में जा बसे, जो 7 नदियों सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज तथा सरस्वती, जो कि अब लुप्त नदी है, का प्रवेश था। आर्यों के इसी प्रदेश में प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद की रचना हुई। अगला शीर्षक है वैदिक साहित्य। वेद आर्यों की प्रमुख पुस्तकें हैं। वेद शब्द विदा से निकला है, जिसका अर्थ है जानना। प्रारंभिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद सम्मिलित हैं। आर्यों के विषय में हमारा ज्ञान उनके धार्मिक साहित्य पर आधारित है, जिसे वैदिक साहित्य कहते हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों की रचना मौखिक रूप से हुई तथा इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाया गया।
इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। ये सरल गद्य में लिखी हुई हैं, जिन्हें साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। आर्यलोकों की रचना वनों में की गई। ये जीवन तथा सृष्टि के दर्शन की व्याख्या करते हैं। उपनिषद ब्राह्मणों के अंतिम भाग तथा भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य, वैदिक युग तथा आर्यों के रीति रिवाजों, विश्वासों एवं जीवन की सूचनाओं का महान स्रोत है। वैदिक युग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया है उसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, तथा जिस काल में अन्य तीन वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद एवं ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद लिखे गए उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब हम आते हैं पूर्व वैदिक युग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। आर्यों का गृह स्थान। भारतीय आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां सरस्वती एवं दृशदती थी। ये मुख्यतः आधुनिक पंजाब में सीमित थी। इसकी बाह्य बस्तियां पूर्व की ओर गंगा तथा यमुना के तटों तक फैल गई थी। कुछ आर्य जनजातियां अब भी सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल, स्वात, कुरम तथा गोमन नदियों के तट पर रहती थी। आर्यों ने अपना घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया। ये मकान लकड़ी तथा बांस से निर्मित होते थे। इन घरों के अंदर आर्यों ने एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन प्रारंभ किया, जिसका नमूना हम आज भी अपने चारों ओर देखते हैं। अगला शीर्षक है राजनीतिक जीवन। प्रारंभिक आर्य लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों के समूह में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ये 5 कबीलों में विभक्त थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। अनेक परिवारों को मिलाकर एक कुनबा बनता था, जिसे विश कहा जाता था। अनेक विश मिलकर एक जन बनता था। जन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ये कबीले पशुपालक थे, जो अपने पशुओं तथा चरागाहों के लिए प्रायः आपस में युद्ध करते रहते थे। कबीले का मुखिया राजन कहलाता था। वह कानून एवं शांति स्थापित करने तथा अपने कबीले को युद्ध में विजय दिलाने हेतु उत्तरदायी होता था। अपनी सेवाओं के बदले में उसे लोगों से बलि, स्वेच्छापूर्ण दान प्राप्त होती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, किंतु उसकी शक्तियां असीम नहीं होती थी। अपने जन के राजकाज में उसे अनेक पदाधिकारियों से सहायता मिलती थी। पुरोहित राजन के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठान करता था। सेनानी सेनापति होता था। राजा जन के समस्त निवासियों के साथ सभी समस्याओं पर चर्चा करता था। सभा कबीले की समिति होती थी। वह समिति से परामर्श लेता था, जिसमें कबीले के मुख्य गणमान्य लोग सम्मिलित होते थे। सभा एवं समिति राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी। अगला शीर्षक है सामाजिक जीवन। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। कुल या परिवार का मुखिया सबसे वयोवृद्ध पुरुष होता था, जिसे
कुपल कहते थे। समाज में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान होता था। वे स्वयंवर द्वारा अपने पति का चयन करने के लिए स्वतंत्र होती थी। अपाला, घोषा आदि स्त्रियां अपनी विद्वता के लिए विख्यात थी। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद में दस्यु या दासों का विवरण मिलता है। संभवतः ये काले वर्ण के मूल भारतीय लोग थे। आर्यों के समाज में दो प्रारंभिक वर्ण गौर वर्ण के आर्य तथा काले वर्ण के दस्यु थे। यह विभाजन वर्ण अर्थात रंग पर आधारित था। दस्यु या दासों को तुच्छ समझा जाता था। उन्हें तुच्छ कार्य करने पड़ते थे। कालांतर में दस्यु शब्द का प्रयोग सभी गुलामों के लिए किया जाने लगा। आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ तथा आदरणीय व्यक्ति से होता था। कालांतर में वर्ण का अर्थ जाति हो गया। समाज का विभाजन भी कार्यों के आधार पर किया जाने लगा। ब्राह्मण या पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। क्षत्रिय अथवा योद्धा कबीले की रक्षा करते थे। कृषक तथा शिल्पी वैश्य वर्ग में आते थे तथा दास शूद्र कहलाते थे। अब हम आते हैं धार्मिक जीवन पर। आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र जिसे हम वर्षा भी कहते हैं, सूर्य, वरुण जिसे हम जल कहते हैं, आकाश, वृक्ष आदि की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे तथा बलि आदि भी नहीं देते थे। वे यज्ञ करते थे तथा देवताओं की स्तुति में मंत्रों के उच्चारण करते थे। भोजन, प्रारंभिक आर्य गेहूं, जौ, चावल, सब्जी, मांस, शहद, दूध, मक्खन तथा घी आदि का सेवन करते थे। सोमरस एवं सुरा उनके प्रमुख पेय थे जो विशेष धार्मिक अवसरों पर लिए जाते थे। वस्त्र, पुरुष धोती तथा सिर पर पगड़ी पहनते थे। स्त्रियां साड़ी पहनती थी। वे आभूषणों की बहुत शौकीन होती थी। मनोरंजन, संगीत, नृत्य, आखेट, घुड़दौड़ तथा जुआ आर्यों के मनोरंजन के प्रिय साधन थे। अगला शीर्षक है आर्थिक जीवन। वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर केंद्रित था। वे कला, शिल्प, व्यापार तथा वाणिज्य से भी आजीविका प्राप्त करते थे। आर्य यद्यपि मूलतः पशुपालक थे एवं साथ ही साथ उन्होंने कृषि को भी अपनाया। वे गेहूं, जौ, चावल, तिलहन, कपास तथा सब्जी आदि उगाते थे। वे मवेशी भी पालते थे। वस्तुतः मवेशी उनकी प्रमुख संपत्ति होते थे। मवेशियों की संख्या से उनका आर्थिक तथा सामाजिक स्तर निश्चित होता था। वैदिक युग में गाय पालन पर अधिक ध्यान दिया जाता था। अन्य व्यवसायों में वस्त्र बुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिससे लोगों को वस्त्र प्राप्त होते थे। कालांतर में वे रंगाई तथा कढ़ाई में भी संलग्न थे। इसके पश्चात बढ़ईगिरी का स्थान था, जो घर, फर्नीचर, रथ, गाड़ियां, नावें तथा जलयान आदि बनाने में सहायक था। स्वर्णकारी, लोहारी, चमड़े का कार्य आदि अन्य व्यवसाय थे। वैद्य तथा पुरोहितों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापार एवं सामुद्रिक गतिविधियां भी उल्लेखनीय थी। खुले सागरों में नौ संचालन होता था। बेबीलोन तथा पश्चिमी एशिया के अन्य देशों के साथ वाणिज्यिक आदान प्रदान होता था। गांव आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयां होते थे। वे लेन देन के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। गाय को
मानक मूल्य माना जाता था। उन दिनों निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक युग पे, जो कि शुरू हुआ था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल तक कुछ आर्य सप्त सिंधु से लेकर गंगा की घाटियों तथा अन्य समीपवर्ती स्थानों तक पलायन कर चुके थे। इस काल में उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इस काल की अन्य सूचनाएं हमें उनके अनगिनत साहित्यों जैसे ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों, महाभारत तथा रामायण द्वारा प्राप्त होती है। जनपद और महाजनपद। प्राचीन वैदिक काल का जाति समाज विभिन्न राज्यों में परिवर्तित हो चुका था, जिसे जनपद कहते थे। जनपद का अर्थ है वह स्थान जहां पर किसी विशेष जाति के लोग निवास करते हों। बाद में इनमें से कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण बन गए और उन्होंने अपना राज्य बढ़ाकर महाजनपद बना लिया। उदाहरण के लिए कुरु, जो दो जातियों को मिलाकर बनी थी, भारत तथा पुरु, उन्होंने गंगा तथा यमुना दोआब का क्षेत्र भी मिला लिया। पांचाल ने दोआब के मध्य भाग पांचाल देश को भी अपने साथ मिला लिया। जब पुरु तथा पांचाल एक दूसरे के निकट आए तो ये जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। सामाजिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था में भी परिवर्तित होने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य स्वर्ण कहलाने लगे। ये व्यक्ति उच्च जाति के थे जिन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनके विपरीत शूद्रों को निम्न जाति का माना जाता था। वे स्वर्णों के विशेषाधिकारों से वंचित होते थे। उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते होते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई थी। यह व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित ना होकर क्रमशः जन्म पर आधारित हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक काल में भारत। अगला आता है राजनीतिक जीवन। राजा अपने राज्य का प्रमुख शासक तथा सेनापति होता था। वह राज्य का प्रमुख न्यायकर्ता होता था। वह अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखता था। वह महाराजाधिराज की पदवी का प्रयोग करता था। विभिन्न राज्यों के आकार और शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी तथा एक निश्चित क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। राजा अपने प्रदेश के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान करता था। वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ भी करता था। राज्य का विस्तार होने पर वह अनेक अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। सेनानी सेना का नेतृत्व करता था तथा संघहित्री कर वसूली करता था। बलि का स्थान अब शुल्क ने ले लिया था, जो एक नियमित कर था। निचले स्तर का शासन ग्राम सभाओं द्वारा होता था। सभा और समिति की भूमिकाएं बदल गई थी। इनमें ब्राह्मणों तथा राजपुरुषों का प्रभुत्व बढ़ गया था। युद्ध कला। आर्यों द्वारा भारत में घोड़ों का प्रचलन किया गया। इनका प्रयोग घुड़सवारी तथा रथ खींचने में होता था। धनुष बाण, तलवार, भाले, गदाएं आदि आर्यों के प्रमुख हथियार थे। युद्ध क्षेत्र के नियम निश्चित थे। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन पर। कृषि आजीविका का प्रमुख साधन था।
इस युग में सिंचाई के साधनों के विकास के कारण कृषि में सुधार आया और उन्नत हलों का प्रयोग होने लगा। गोबर का प्रयोग खाद के रूप में होने पर भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता में वृद्धि संभव हुई। आर्य लोग पशुपालन को बहुत महत्व देते थे। गाय को पवित्र माना जाता था तथा अग्नि मारने के अयोग्य समझा जाता था। गोवध करने वाले को देश निकाला या मृत्युदंड का प्रावधान था। व्यापार दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। व्यापारियों ने स्वयं को श्रेणियों अथवा संघों में संगठित कर लिया था। निष्क, सातमान, कृष्णमान के रूप में सिक्के भी प्रचलित हो गए, जिनका उपयोग गाय के स्थान पर होने लगा। बुनाई, चर्म कार्य, बर्तन निर्माण, धातु ढलाई, बढ़ईगिरी तथा आभूषण बनाने जैसे शिल्प अधिक उत्पन्न हो गए। इस युग के विशिष्ट बर्तनों को चित्रित दूषणमाण पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। सीसा, टिन, चांदी, सोना, तांबा तथा लोहे की धातुओं का प्रयोग आभूषण, जलयान, उपकरण आदि बनाने में किया जाने लगा। रत्न आभूषण, रंग, रथ निर्माण, तीर कमान जैसी अन्य वस्तुएं भी बनाई जाने लगी। शिल्पकारों की श्रेणियां गिल्ड्स बन गई, जिनके अध्यक्षों को श्रेष्ठी कहा जाता था। तांबे को लोहे अस्य तथा लोहे को श्याम अस्य कहा जाने लगा। स्त्रियों की दशा। स्त्रियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। उच्च जाति की स्त्रियां शिक्षा भी प्राप्त करती थी। उन्हें अपना पति चुनने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे सभी सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, किंतु उनका समाज में स्थान पुरुषों से नीचा ही था। आश्रम व्यवस्था। धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य का औसत जीवन 100 वर्षों का माना जाता था। इसे 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में बांटा गया था। धर्म प्रारंभिक ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और अग्नि की महत्ता कम हो गई थी तथा इनका स्थान प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में ही हिंदू धर्म का स्वरूप निश्चित होने लगा था। साथ ही धर्म के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होने लगे। पूजा में बलि तथा जटिल कर्मकांडों का समावेश हो गया था। ब्राह्मण इन कर्मकांडों तथा अनुष्ठानों को करते थे, अतः उनका महत्व बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में कर्म तथा मोक्ष में भी विश्वास बढ़ गया था। लोगों का यह विश्वास था कि बलि आदि संस्कारों से मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में राजपुत्रों को गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था, जहां वे साधारण परिवार के बच्चों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षण कार्य अधिकांशतः मौखिक होता था। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अपाला, घोष, मैत्रेयी, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थीं। गुरुकुल में गणित व विज्ञान के अतिरिक्त धनुर्विद्या तथा युद्ध कौशल भी सिखाए जाते थे। आर्य संस्कृति के प्रभाव। वैदिक युग के आर्यों के कोई निश्चित भौतिक साक्ष्य नहीं मिले हैं।
उनके विषय में हमारा ज्ञान उनके धार्मिक साहित्य पर निर्भर है। उनके निम्नलिखित योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पहला, आर्यों ने भारत को संस्कृत भाषा प्रदान की, जो उपमहाद्वीप में कई शताब्दियों तक एक अजेय शक्ति बनी रही। इसी से अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई। दूसरा, उन्होंने एक समृद्ध साहित्य की रचना की। तीसरा, उन्होंने दर्शन का विकास किया, जो वर्तमान धर्म की आधारशिला है। चौथा, उन्होंने वनों को साफ करके अर्थव्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ खेतिहर आधार विकसित किया। तो ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आर्यों ने वेदों, ब्राह्मणों, ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना की। वैदिक युग को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। आर्य लोग मूलतः घुमक्कड़ पशुपालक थे, जो बाद में कृषक हो गए। जन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। आशा है आप सभी को पाठ अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।